हाय, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काफी यूज होती है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड कोनीज मेथड ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली सपोज आप ये लेफ्ट वाले फिगर को देखिए, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए एंड बी, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स बना रखे हैं, ओ ए एंड ओ बी वेक्टर। सो दीज टू वेक्टर्स आर डिनोटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है अल्फा। ठीक है। नाउ वी ऑल्सो अज्यूम दैट सपोज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज θ1, तो ये वाला एंगल आपका θ1 हो जाएगा यहां से यहां तक का। और इसी तरह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट है θ2। वी अज्यूम दिस। ठीक है। एंड सपोज अल्फा इज द एंगल बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 minus argument of z1 is equal to θ2 minus θ1, which is equal to alpha. Now this can also be written as argument of z2 upon z1 is equal to theta. ये जो बच्चों कंसेप्ट है ये कहलाता है पार्शियल रोटेशन। पार्शियल रोटेशन बोलते हैं इसको। तो इक्वल टू अल्फा होगा। हाँ सॉरी, इक्वल टू अल्फा। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड पार्शियल रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। और इसको कैसे याद रखना होता है कि z1 वाले जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर है z1, इस कॉम्प्लेक्स वेक्टर को अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर, डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर न्यूमरेटर वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर का आर्ग्यूमेंट मिलता है। डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को अल्फा से रोटेट करने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न्यूमरेटर वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट या डायरेक्शन आपको मिलेगा। दिस इज हाउ दिस पार्शियल रोटेशन इज अंडरस्टूड। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। सपोज हम z1 के अलोंग यूनिट वेक्टर बना दें। सपोज z1 की जगह हम एक यूनिट वेक्टर बना देते हैं z1 कैप, और z2 के करस्पॉन्डिंग भी यूनिट वेक्टर मान लीजिए। मतलब इमेजिन करिए कि इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल कर दी हमने। दोनों को यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो नाउ द सिचुएशन इज, अब मैं इसको बच्चों अलग कलर में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब सिचुएशन ये है कि हमने इस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर बना दिया। लेट्स कॉल दिस एज z1 कैप फॉर सम टाइम। और हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर बना दिया। लेट्स कॉल दिस एज z2 कैप। अब सोच के देखिए, यदि आप z1 कैप वाले वेक्टर को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, z1 वाले वेक्टर को, z1 कैप वाले वेक्टर को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आपको z2 कैप वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, अब की बार सेम वेक्टर ही मिल जाएगा। ऑन रोटेटिंग z1 कैप with the angle alpha in anti-clockwise direction, I get the exact vector z2 cap. ये चीज बच्चों कहलाती है कंप्लीट रोटेशन। तो इसी चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं हम इस तरह से कि z1 कैप यूनिट वेक्टर को जब आप अल्फा से रोटेट करेंगे, अब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा से रोटेट करना होता है तो हम उसको e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो you'll get the direction of, yeah, you'll get the exact complex number z2 cap. Now this is also written in this form, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका होता है z1 अपॉन ओ ए। वेक्टर z1 को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया ओ ए, इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा शुड बी इक्वल टू z2 अपॉन ओ बी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। ये कंप्लीट रोटेशन है। ऊपर वाला जो रिलेशन है बच्चों वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि z1 वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को, डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को
अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे Z2 का डायरेक्शन मिलेगा, इसलिए इसको पार्शियल बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। जबकि ये जो सेकंड वाला रिलेशन है ये आपको एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को इक्वल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। इसका छोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो जस्ट लेट मी पुट दिस इन द बॉक्स, या चलो अगले वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों कहानी हो गई लेफ्ट साइड वाले फिगर की। चलिए अब चलते हैं राइट साइड वाले फिगर पे। राइट साइड वाले फिगर में जो दो वेक्टर बने हैं ऑरेंज और ब्लू में, आप देखेंगे इनकी टेल जो है वो जेड नॉट पर है, ओरिजिन पे नहीं। अब की बार टेल हमने जनरल पॉइंट किसी पे जेड नॉट पे ले ली। ठीक है, चलिए पहले करते हैं पार्शियल रोटेशन। अगर हम पार्शियल रोटेशन देखें तो ये ऐसा दिखेगा। आर्ग्यूमेंट देखिए, डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स वेक्टर ये है Z1 माइनस Z0। इसको अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर आपको न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स वेक्टर मिलना चाहिए। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। ये वाला वेक्टर आपका है Z1 माइनस Z0 और ये वाला वेक्टर है Z2 माइनस Z0। क्योंकि ऑरेंज वाले वेक्टर को अल्फा से रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप Z2 माइनस Z0 तक पहुंचेंगे, तो जिसको रोटेट करना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और ध्यान रखिए, एंगल का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जिसको रोटेट करना है वो डिनोमिनेटर में होगा और जहां तक पहुंचेंगे वो न्यूमरेटर में होगा। कितने एंगल से घूमोगे ये राइट साइड पर होगा। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। और अगर हम कंप्लीट रोटेशन इसका देखना चाहें, इफ आई लुक एट द रिलेशन रिलेटेड टू द कंप्लीट रोटेशन, दिस लुक्स लाइक दिस, कि Z1 माइनस Z0 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, लेंथ AP से डिवाइड करिए इसको। इसको e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर आपको Z2 माइनस Z0 अपॉन BP ये वाला कॉम्प्लेक्स वेक्टर मिल जाएगा। ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो आई एम जस्ट पुटिंग दिस पार्ट इन द बॉक्स। ठीक है, और एक हम इसको भी बॉक्स में रख देते हैं। ये पार्शियल रोटेशन का रिलेशन हो गया। ठीक है, यहां तक बच्चों अगर सब समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार यस टाइप करो, या मैं इसको एक बार समराइज भी कर देता हूँ। नीचे मैंने समरी में लिखा हुआ होगा, पहले उसको भी देख लीजिए, फिर एक साथ टाइप कर दीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो। लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। देखिए, ये मैंने बच्चों यहाँ समराइज कर दिया है। अब जस्ट समराइज दिस एंटायर थिंग हियर आल्सो। इसको देख लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है एम कैप, यूनिट वेक्टर है ना, और एक वेक्टर है एन कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू एम कैप इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। एम कैप, इस वेक्टर को आप थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसके लिए ई टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करिए एंड विल गेट द कॉम्प्लेक्स वेक्टर एन कैप। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हो, अगर आप बोलते हो नहीं साहब मैं तो एन कैप को उल्टा लेके जाऊंगा एम कैप तक, तो फिर भैया एन कैप को मल्टीप्लाई करिए ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा से। ध्यान रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करिए। तो नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, कि ऑपरेटर e to the power iota theta when multiplied rotates the unit vector anti-clockwise if theta is positive and clockwise if theta is negative। ठीक है, और जब भी हम रोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट, वेक्टर्स जो हैं जिनको आप रोटेट कर रहे हैं वो डाइवर्जेंट बने हो। वेक्टर्स आर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंस मतलब है कुछ इस टाइप से, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये सिचुएशन सही है। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो फिर आप इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वेक्टर्स हमेशा डाइवर्जेंट होने चाहिए। जिस पॉइंट पे रोटेट करना चाहते हो वहां से दोनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रोटेशन करेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, तो हमेशा एंगल को मार्क कर लेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मार्क द एंगल ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस पॉइंट पर रोटेट करना है वहां पे एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क कर लीजिए। मार्क द एंगल ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें जरूरी होता है ना कि
एम कैप को एन की तरफ लेके जाएं तब तो ई टू द पावर आइटा थीटा लेना है, एन कैप को एम कैप की तरफ लेकर आओगे तो फिर ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए क्या होता है कि एरोस को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मार्क करके रखिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन सा वेक्टर डिनोमिनेटर में लिखना है, कौन सा न्यूमरेटर में लिखना है। तो बच्चों अब पूरा ये डिस्कशन देख लो, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो, और लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई दिस शुड बी ट्रू, है ना। इसका कारण भी बहुत सिंपल है, अगर आप सोचें कि भैया ये ट्रू क्यों हो रहा है, ऐसा होता क्यों है, वाई दिस इज ट्रू, तो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि एन कैप इक्वल टू एम कैप ई टू द पावर आयोटा थीटा अगर आपके पास है तो आप देखेंगे दो चीजें, पहली चीज एन कैप का मॉडुलस और एम कैप का मॉडुलस सेम है, यानी ये दोनों लेंथ इक्वल है। दूसरी चीज आप देखोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एन कैप विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एम कैप प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो लॉग की तरह बिहेव करता है, विच इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ एम कैप प्लस थीटा। और ये हो भी रहा है वाकई में कि भाई एम कैप वाले वेक्टर के आर्ग्यूमेंट में थीटा ऐड करें तो एन कैप का डायरेक्शन मिलेगा। तो इफ दिस एंटायर लॉजिक इज क्लियर टू यू, अगर ये दोनों चीजें समझ में आती हैं कि भाई पार्शियल रोटेशन और एग्जैक्ट रोटेशन क्या होते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्शन, और ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगे। एक और डाउट होगा कि भाई पार्शियल रोटेशन कब यूज करें और एग्जैक्ट रोटेशन कब यूज करें, तो ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट रोटेशन यूज करने के लिए, टू यूज दिस एग्जैक्ट रोटेशन you need to know we need to know the ratio AP अपॉन BP। अगर आपको बच्चों कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स की लेंथ का रेशियो पता हो ना तभी कंप्लीट रोटेशन यूज करिएगा, नहीं तो पार्शियल रोटेशन से काम चलाना पड़ेगा। अगर लेंथ का रेशियोस पता है दोनों वेक्टर्स की तब तो कंप्लीट रोटेशन, अदरवाइज पार्शियल रोटेशन। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, समझ में आ जाए तो टाइप यस सो दैट वी स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉजिक क्या है, रोटेशन कैसे करना है, पार्शियल रोटेशन क्या होता है और कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं तो पूछ लीजिए इसके अंदर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब दिस नॉट इवन अ क्वेश्चन, ये सिर्फ मैं आपको रोटेशन का फंडा समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो बच्चों ये आपके पास एक फिगर है और इस फिगर में आपको कुछ एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD जिनके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2 Z3 Z4, और ये कुछ एंगल्स मार्क करे हुए हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और आपको बताना है कि ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, है ना, यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में बच्चों आपको बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1। सबसे पहला काम करें कि इन वेक्टर्स को मार्क कर लीजिए। Z4 माइनस Z1 वेक्टर कैसा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ऐसा होगा, ये रहा Z4 माइनस Z1, दिस वेक्टर विल लुक लाइक दिस। और Z2 माइनस Z1 कैसा होगा, देखिए Z2 माइनस Z1 ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क करिए, मार्क दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो वेक्टर्स पहचाने, उनके बीच में एंगल है, उनको उसको एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लीजिए। और अब रिलेशन लिखिए, देखिए सिंस मुझे AD और AB लेंथ का रेशियो नहीं पता तो हम पार्शियल रोटेशन यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ द वेक्टर AB, नाउ दिस इज Z2 माइनस Z1, इसमें अल्फा ऐड करें, आपको ऊपर जाना पड़ेगा इसको लेकर, तो आपको मिलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ द वेक्टर Z4 माइनस Z1, एंड दिस इंप्लाइज कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा। सोच के देखिए, नहीं सॉरी प्लस अल्फा, दिस शुड बी प्लस अल्फा। आप इस Z2 माइनस Z1 को राइट साइड पे ले जाइए, Z2 माइनस Z1 को राइट साइड पे ले जाइए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ A माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ B को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ A अपॉन B।
ये मैंने अच्छा सॉरी बच्चों, है ना, ये वैल्यू बच्चों देख लो, ये आगे ना, आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1। सो बेसिकली मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, दिस विल बी माइनस अल्फा। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो लॉग की तरह बिहेव करता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन Z। ठीक है, चलिए सेकंड वाले को देखते हैं, लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों है, एक तो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3। तो देखिए Z1 माइनस Z2 वेक्टर कैसा होगा, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 तो ये बना हुआ है, ये रहा वेक्टर आपका Z1 माइनस Z2। और Z2 माइनस Z3 कैसा होगा, ये वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, ये रहा Z2 माइनस Z3। आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर जो हैं ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको बच्चों करना है कि इन वेक्टर को डाइवर्जेंट लिखना है। डाइवर्जेंट कैसे करेंगे, देखो इसके लिए क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो इस तरह से, तो आपको अब ये दोनों वेक्टर डाइवर्जेंट हो गए इस पॉइंट के अबाउट। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको मार्क कर लीजिए, ये एंगल है बीटा, इसको मार्क करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज सर Z1 माइनस Z2 तो उल्टा बनेगा। Z1 माइनस Z2 उल्टा बनेगा, हाँ सही कह रहे हो बेटा, एक सेकंड को बच्चों, जिसके भी मोमेंट ठीक करें। तो ये बच्चों वेक्टर हो गया आपका Z3 माइनस Z2, इसको, है ना, और एक वेक्टर हमको बनाना था Z1 माइनस Z2, तो ये सॉरी उल्टा बनेगा यार, ये ऐसा बना होगा, समथिंग लाइक दिस, दिस इज Z1 माइनस Z2। लेकिन आप देखोगे ये दोनों वेक्टर जो है डाइवर्जेंट नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे तक ऐसे ही डॉटेड बना देते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। अब अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस बीटा। इस एंगल को बच्चों मार्क कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, दोनों वेक्टर्स मार्क कर लिए, डाइवर्जेंट डायरेक्शन में है, और अब उनके बीच में जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लीजिए, और अब रोटेशन लगा दीजिए। आपको करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, इस वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को इसमें पाई माइनस बीटा जोड़ोगे तो आपको मिलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3। सिंस मुझे Z2 माइनस Z3 डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब ये इसको ऐसा लिखेंगे आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू बीटा माइनस पाई। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से, ये आ जाएगा बीटा माइनस पाई, और ये आपका आंसर है ना, दिस इज बीटा माइनस पाई। एक थर्ड पार्ट और चेक कर लीजिए, थर्ड पार्ट के लिए कौन सा कलर ले, पिंक ले लेते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट और देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4। Z3 माइनस Z4, देखिए Z3 माइनस Z4 वेक्टर ऐसा बना होगा, ये वाला जो वेक्टर है ये है Z3 माइनस Z4, और Z1 माइनस Z4 कौन सा होगा, वो वेक्टर होगा ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स ऑलरेडी डाइवर्जेंट है, तो हमको वो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है किसी को। एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मार्क करेंगे। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 minus Z4 plus delta should be equal to argument of Z3 minus Z4। सिंस मुझे Z3 minus Z4 न्यूमरेटर में रखना है, तो अब आप इसको लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 minus Z4
minus argument of z1 minus z4, and this gives you delta is equal to argument z3 minus z4 upon z1 minus z4. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. तो आंसर फॉर द थर्ड पार्ट इज डेल्टा. अगर ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से यस टाइप करो. फिर हम मेन प्रॉब्लम से चलते हैं जो कंपटीशंस में आई हुई है, किस तरह से इसको यूज करना है ना. यहां तक बच्चों अच्छे से देख लो इस एग्जाम्पल को. कोई डाउट है कहीं तो पूछ लीजिए. 2-3 नियम याद रखिए. एक तो वेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द वेक्टर्स. वेक्टर्स ड्रॉ करके देखिए और जिस पॉइंट पे रोटेट करना है उस पॉइंट पे एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मार्क करो. ठीक है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लिया तो बस चेक कर लो कि किस वेक्टर को उस एंगल से रोटेट करके दूसरे वेक्टर तक पहुंचेंगे. समझ में आ गया ये एग्जांपल? तो टाइप यस. इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स. कुछ क्वेश्चन बच्चों ये जेई एडवांस के मतलब पुराने आईटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं ज्यादातर. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Prove that the complex numbers z1, z2 and origin form an isosceles triangle with angle 2 pi by 3 subtended at origin if z1 square plus z2 square plus z1 z2 is 0. तो बच्चों सिचुएशन है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ओ z1 z2, और ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे एंगल कितना चाहिए हमको? वी वांट दिस एंगल एज 2 pi by 3, है ना. ये एंगल हमें 2 pi by 3 चाहिए. और सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी. ठीक है, चूंकि हमें इन, अब देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स की लेंथ आपको पता है, इन दोनों की लेंथ का रेशियो पता है, मतलब दोनों लेंथ इक्वल हैं. तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट रोटेशन लगा सकते हैं. कैसे लगाएंगे? पॉइंट ऑफ रोटेशन ये लेते हैं, एंगल को मार्क करिए एंटी क्लॉकवाइज और लिखिए लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए, दिस एज बी. तो देखिए z1 इस वाले कॉम्प्लेक्स वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाते हैं ओ ए. इसको e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा वेक्टर z2 अपॉन ओबी. यूनिट वेक्टर होना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा. सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये OA और OB तो इक्वल हो गए. z1 इसको बच्चों लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई, मतलब इसको लिख लेते हैं सिस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू z2. z1 सिस 2 पाई बाई 3 मतलब हुआ cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3. अब थोड़ा सा बच्चों सिंप्लीफाई कर रहे हैं. 2 को राइट साइड पे भेज रहे हैं, इसको लिख लीजिए माइनस z1 प्लस आयोटा रूट 3 टाइम्स z1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स z2. चूंकि आपको जो रिलेशन प्रूव करना है वो z1 z2 के टर्म्स में ही है, लेकिन उसमें आयोटा नहीं है, तो आपको बच्चों ये आयोटा हटाना पड़ेगा, और ये आयोटा हटेगा स्क्वायरिंग करके. तो अब देखिए आयोटा रूट 3 z1 इज इक्वल टू z1 प्लस 2 z2. स्क्वायर करते हैं, माइनस 3 z1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू z1 स्क्वायर. ये कंडीशन आ गई आपके पास. और अब इसको भी इधर भेज दीजिए माइनस 3 z1 स्क्वायर को, तो आपके पास आ जाता है 4 टाइम्स z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 इक्वल्स टू 0. 4 से डिवाइड कर दीजिए, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ. आसान क्वेश्चन था. हम एग्जैक्ट रोटेशन इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि रेशियोस पता था, ओ ए अपॉन ओ बी रेशियो पता है आपको, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट रोटेशन लिया. लेकिन नियम वही है, जिस पॉइंट पर रोटेट करना है उस पॉइंट पे एंगल पता हो, उसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क करिए, डाइवर्जेंट वेक्टर्स बनाइए और चेक कर लीजिए फिर. ठीक है, और जो रिलेशन यूज करना है उसमें देखिए आयोटा नहीं आ रहा तो स्क्वायर करके हटा दो उसको, सिंपल है वो बात. तो अगर वन समझ में आ गया है तो टाइप वन यस.
If example 1 is clear to all of you, type 1 yes. चलिए, let's move to the next example. तो बच्चों क्वेश्चन है, शो दैट z1 z2 z3 represent the vertices of an equilateral triangle if and only if z1 square plus z2 square plus z3 square minus z1 z2 minus z2 z3 minus z3 z1 is 0. ठीक है, चलिए एक फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का. ये z1 हो गया, इसको z2 बोल देते हैं, इसको z3 बोल देते हैं. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ये सारी लेंथ्स इक्वल होंगी, और आपको ये एंगल भी पता है ना, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, सो इज दिस एंगल. ठीक है, चलिए अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब हम पॉइंट बी के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं. हम एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर लेते हैं बी z2 और एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर लेते हैं इसको. ठीक है, सो वी गेट z3 माइनस z2, और ये एंगल को बच्चों हमने एंटी क्लॉकवाइज मार्क भी कर दिया. मार्क दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो अब देखिए z3 माइनस z2 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें z1 माइनस z2 के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. Now because this is a equilateral triangle, so these two ratios get cancelled out. z3 minus z2 into e to the power iota pi by 3 मतलब हुआ बच्चों cis pi by 3, यानी cos pi by 3 plus iota sin pi by 3. टू को राइट साइड पे भेज दो, और z3 माइनस z2 को भी उधर भेज देते हैं. यहां पे आएगा 2z1 माइनस z2 माइनस z3. अब बच्चों चूंकि मुझे रिलेशन जो प्रूव करना है उसमें आयोटा नहीं चाहिए आपको कहीं भी, तो आयोटा हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा. दो तरफ स्क्वायर कर देते हैं. -3 ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. -3 ठीक है, सब चीजों को बच्चों राइट साइड पे भेज दो. आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स इक्वल टू 0. इस 4 को हटा दीजिएगा एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ. तो देखिए फिर से वही आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ऑफ रोटेशन. अगर रेशियोज पता हो तो एग्जैक्ट रोटेशन लो, अगर रेशियोज नहीं पता तो फिर पार्शियल रोटेशन लीजिए, और एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मार्क करके रखना है. वेक्टर को डाइवर्जेंट बनाना है. ये क्वेश्चन बच्चों हमने बी से करा है, आप चाहें तो सी से भी रोटेशन ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं. इन ऑल द केसेस आंसर विल बी सेम. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो टाइप 2 यस. क्वेश्चन नंबर 2 अगर सबको समझ में आ गया है तो 2 यस टाइप कर दो. कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर. चलो वेरी गुड, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि
let the complex numbers z1, z2, z3 be the vertices of an equilateral triangle. Let z not be the circumcenter of the triangle. You have to prove that z1 square plus z2 square plus z3 square is 3 times z0 square. तो बच्चों ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z1, इसको मान लीजिए z2, इसको मान लीजिए z3। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे सेंट्रॉइड है। ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड पे ही सरकम सेंटर भी होता है, और यही ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे सरकम सेंटर हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एस सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर भी आपका जेड नॉट होगा। पहली चीज जो दिख रही है कि सरकम सेंटर इज ऑल्सो जेड नॉट। तो बजाय जेड नॉट को सेंट्रॉइड ट्रीट करने के, हम इसको सरकम सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, उससे देखिए क्या फायदा होगा। लुक एट दिस वेक्टर एंड लुक एट दिस वेक्टर। चूंकि ये सरकम सेंटर है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, और ये एंगल बच्चों कितना होगा, सोच के बताइए। देखिए ये सर्कल है, हाँ 120, वेरी गुड। ये सर्कल बन रहा है पूरा आपका, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2π/3। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये बच्चों 2π/3 एंगल हो गया, इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लिया। और अब हम इन दोनों वेक्टर्स को रोटेशन लेते हैं, एक इस वाले वेक्टर का रोटेशन और एक इस वाले वेक्टर का रोटेशन। ठीक है, चलिए देखते क्या आता है। z2 minus z0 into e to the power iota 2π/3 must be equal to z3 minus z0। अच्छा, चाहो तो इसे डिवाइड भी कर दो, लेट्स से SB SC, ये दोनों कैंसिल हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, सर्कम रेडियस है ये दोनों का। अच्छा, तो यहां से बच्चों आता है z1 minus z0, और e to the power iota 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, सिस 2π/3 यानी -½ प्लस iota √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए पहले। सर Z2 माइनस Z0 आएगा। कहाँ पे, अच्छा सही कह रहे हो, ये z2 minus z0 होगा। ठीक है, तो फिर तो एक गड़बड़ भी हो गई हमसे। अगर ये अब बच्चों देखो, इस रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है, आप चाहें तो इसको जैसा मैं कर रहा था वैसा कर सकते थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होगी कि दिस रिलेशन विल नॉट कंटेन z3। आपको रिलेशन जो प्रूव करना है उसमें z3 भी चाहिए, सॉरी z1 भी चाहिए, उसमें z1 चाहिए। यहाँ पे z1 नहीं आ रहा, इस रिलेशन में z1 नहीं आ रहा। आप इसको स्क्वायर भी कर लोगे आयोटा हटाने के लिए तो भी z1 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हम एक काम और करेंगे, हम एक और रिलेशन ढूंढते हैं। लेट्स कॉल दिस एज रिलेशन नंबर 1। अब हम एक और रिलेशन ले रहे हैं, देखिए कैसे लेते हैं। मुझे z1 को इन्वॉल्व करना है ना, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर ये लेता हूं। I take this as complex vector and I take another complex vector as this। और यहां पे भी बच्चों रोटेशन लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट। ये एंगल आपका फिर से 2π/3 के बराबर है। तो देखिए एक और रिलेशन हमारे पास आता है कि भाई z1 minus z0 e to the power iota 2π/3 must be equal to z2 minus z0। और अगर वैसे देखें तो दिस इज as एंड दिस इज bs। ये दोनों भी कैंसिल हो गए और ये आपके पास रिलेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं अगर इन दोनों रिलेशंस का यूज करूं तो मुझे z1 z2 z3 z0 सब मिल जाएंगे, और आपको आयोटा नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट आयोटा इन दिस रिलेशन, इसमें आयोटा नहीं चाहिए, तो आपको आयोटा एलिमिनेट भी करना है। तो व्हाट विल डू इज, हम बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर आयोटा 2π/3 कैंसिल हो जाएगा। तो इफ आई डिवाइड द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दिस गिव्स यू z2 minus z1 upon z1 minus z0 should be equal to z3 minus z0 upon z2 minus z0। सही लिखा है ना मैंने, एक बार चेक कर लेना।
अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Z2 माइनस Z0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Z2 माइनस Z0 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू Z3 माइनस Z0 इंटू Z1 माइनस Z0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, Z0 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2 टाइम्स Z0 Z2 इज इक्वल टू Z1 Z3 माइनस Z0 Z3 प्लस Z0 स्क्वायर माइनस Z0 Z1। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपके पास आ जाता है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया, देखिए Z0 स्क्वायर तो कैंसिल हो गए और आपके पास आता है Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 इज इक्वल टू Z0 इंटू Z1 प्लस यार एक काम करें, इसको छोड़ो, इसको लेट्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच। चलिए इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा लेंथी ज्यादा हो गया, स्पेस भी खा रहा है ये। मतलब मैं प्रूव कर लूंगा, उससे भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे रिलेशंस बेकार में यूज करने पड़ेंगे। इसको छोटे तरह से करते हैं। चलिए, रोटेशन का फंडा तो आपको समझ में आ गया। लेट्स प्रूव इट वेरी क्विकली नाउ। देखिए बच्चों, जेड डॉट सेंट्रोइड है तो इसको ऐसा लिख लें। अगर जेड नॉट सेंट्रोइड है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। रोटेशन वाली टेक्निक से आप घर पे करके देखिएगा जरूर, लेकिन है ना, उससे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैं मेथड चेंज कर दिया मैंने। जेड नॉट की वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जेड नॉट इज द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू हियर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर should be equal to 3 times Z1 plus Z2 plus Z3 का होल स्क्वायर अपॉन 9। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, दिस इज सेम एज 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। 9 को लेफ्ट साइड पे भेज दिया और 3 से कैंसिल कर दिया। अच्छा, राइट साइड पे भी एक्सपेंड कर लो। ये कंडीशन, सब चीजों को बच्चों लेफ्ट साइड पे ले आओ। एंड दिस गिव्स यू तो ये बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कंडीशन ट्रू होती है। तो इफ दिस रिलेशन इज ट्रू, यू कैन प्रूव अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। और इनफैक्ट अब इसको ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ अलग से, ये फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग देम हियर। रिजल्ट, इस पे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि इफ Z1
Z2, Z3 are vertices of equilateral triangle and Z0 is the centroid then दो रिलेशंस बच्चों याद रखिएगा, एक तो सिग्मा Z1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2 साइक्लिक है ना, साइक्लिक एडिशन है ये, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और दूसरा रिलेशन याद रखिएगा कि सिग्मा Z1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स Z0 स्क्वायर। ये दो रिलेशंस काम के हैं और क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं कि Z1 की वैल्यू दे दी, Z2 की वैल्यू दे दी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तीसरा वर्टेक्स बताइए कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो व्हाट इज द थर्ड वर्टेक्स। तो अगर आपको ये फॉर्मुलाज याद है तो आप सीधे इन फॉर्मुलाज का यूज कर लीजिए ना, तो जस्ट राइटिंग देम इन अ बॉक्स। इसको बच्चों याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर समझ में आ गया है तो टाइप यस, 3 यस टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एंड प्रूव इट यूजिंग रोटेशन एट होम। रोटेशन से होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं। रोटेशन वाला जो मेथड है जो मैंने करा था, जो फिगर बना हुआ है आपका, रोटेशन मेथड इज फॉर द होमवर्क, घर पे करके देखिएगा। उसमें ये दोनों रिलेशंस भी यूज होते हैं, है ना, इन दोनों रिलेशंस का यूज कर सकते हो आप रोटेशन मेथड से करने का काम घर पे। अगर अभी 3 समझ में आ गया सिंपल सेंट्रोइड के फॉर्मूला से, तो टाइप 3s। कोई डाउट है कहीं तो पूछ लीजिए, समझ में आ जाए तो टाइप 3s। चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 cos थीटा इज 0, देन प्रूव करना है आपको origin z1 z2 form the vertices of an isosceles triangle with vertical angle theta। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन का हमने एक पर्टिकुलर केस ऊपर प्रूव किया था जहां पे थीटा की वैल्यू 2π/3 थी, लेकिन अब उल्टा करना है। पिछली बार हमको दिया था कि ओरिजिन z1 z2 आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस, हमें ये प्रूव करना था। अब की बार हमें ये दिया हुआ है, हमको उल्टा कन्वर्स प्रूव करना है ना। देखिए कैसे करते हैं। इफ यू लुक एट दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन z1 स्क्वायर प्लस, ये जो बच्चों इक्वेशन आपको दी है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, z1 z2 में होमोजीनियस है ये, हर टर्म में z1 z2 की पावर्स का सम सेम है। और जब भी किसी तरह की होमोजीनियस इक्वेशन हो तो बेस्ट तरीका होता है इसको आप z2 स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए एंड विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन z1 अपॉन z2। आपको z1 अपॉन z2 में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब देखिए यहाँ पे बच्चों अगर आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू आ गई हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा विच इज एक्चुअली सेम एज कि z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा और e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ये दो पॉसिबिलिटी आती है। अब अगर हम पहली वाली पॉसिबिलिटी पे चलें तो देखिए मॉड z1 शुड बी इक्वल टू मॉड z2। दो तरफ मॉड ले लो, राइट साइड का मॉडुलस 1 है तो, और मॉड स्प्लिट हो जाता है डिवीजन में ना, तो एक तो ये कंडीशन आ गई। एक और कंडीशन आती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू थीटा। अगर आप इसको फिगर पे ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ओरिजिन है,
मॉड Z1 और मॉड Z2 बराबर है, और Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है, देखिए यहां पे आएगा Z1 और ये आएगा Z2, और ये एंगल होगा आपका थीटा। सोच के देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस थीटा गिव्स यू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और ये दोनों बच्चों बराबर भी है ना, मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 से दोनों बराबर भी हैं। तो इससे आपका प्रूव हो गया कि हाँ भैया, इन तीनों ने मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया विद वर्टिकल एंगल थीटा। अगर आप इस वाली कंडीशन पे जाते हैं, सेकंड वाली से जाते हैं, तो भी देखिए मॉड Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर, विच इंप्लाइज मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2। लेकिन अब की बार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 विल बी माइनस थीटा। इसका मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस थीटा should be equal to argument of Z2। तो बेसिकली बच्चों यही सिचुएशन होगी, लेकिन सेकंड केस में यहां Z1 की जगह Z2 आ जाएगा और यहां Z2 की जगह Z1 आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। अभी भी ये तीनों मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं विद वर्टिकल एंगल थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया है तो टाइप 4 यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सबको तो 4 यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। इफ क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप 4 यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ना, राइट एंगल्ड होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट C। तो बच्चों ये जो C वाला वर्टेक्स है, यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। फिर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लीजिए। और ये आइसोसेलेस दिया हुआ है, which also means that this angle is 45 degrees. You have to show that Z1 minus Z2 whole square is equal to 2 times Z1 minus Z3 into Z3 minus Z2। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक तो बच्चों हम लेते हैं ये वाला वेक्टर, लेट्स टेक दिस वेक्टर, और एक वेक्टर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, Z1 माइनस Z2 वाला वेक्टर अपॉन AB into e to the power iota pi by 4 should be equal to Z3 minus Z2 अपॉन BC। आराम से चेक कर लो बच्चों इस रिलेशन को। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, नाउ आई टेक दिस वेक्टर। ठीक है, एक ये वाला वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, और एक ये वाला वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, और इनके बीच का जो एंगल है इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं 45 डिग्रीज। तो सेकेंड रिलेशन दैट विल ऑब्टेन इज, ठीक है, Z3 माइनस Z1 अपॉन AC into e to the power iota pi by 4 should be equal to Z2 minus Z1 upon AB, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
दोनों, क्योंकि आपको रिलेशन में आयोटा नहीं चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड द टू इक्वेशंस, z1 minus z2 upon z3 minus z1 into ac upon ab is equal to z3 minus z2 upon z2 minus z1 into ab upon bc. ठीक है. Now if I assume AC is x, BC is x, then this should be x root 2, पाइथागोरस थ्योरम. तो बच्चों ये वैल्यूज भी यहाँ प्लग इन कर दीजिए. देखिए आपके पास आता है z1 minus z2 अपॉन z3 minus z1 इनटू AC की वैल्यू हमने मानी थी x, AB की वैल्यू है x रूट 2 इज इक्वल टू z3 minus z2 अपॉन z2 minus z1, AB की लेंथ x रूट 2 और ये लेंथ BC की x. क्या चलिए x x कैंसिल हो गए. और बच्चों अब हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. z2 माइनस z1 को लेफ्ट पे भेज रहे हैं, रूट 2 को राइट पे ला रहे हैं, z3 माइनस z1 को भी राइट पे ला रहे हैं. तो अब आपके पास आ जाएगा z1 माइनस z2 इंटू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ना रूट 2 इंटू रूट 2 z3 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z1. अब आप एक काम ये करें कि इसको z1 माइनस z2, मुझे z1 माइनस z2 होल स्क्वायर बनाना है ना, तो बच्चों मैं इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ. लेट्स टेक अ माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट. ठीक है. और ये जो माइनस साइन एक्स है ना, इसको राइट साइड पे भेज दो. राइट साइड में बच्चों आपको z1 माइनस z3 चाहिए, हमारे पास z3 माइनस z1 है, तो इस माइनस को इधर भेज देते हैं. सो दिस विल गिव यू z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स z3 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z3 एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ. हालांकि आप चाहें तो इसको एक और तरह से कर सकते हैं, विच आई लीव अगेन फॉर द होमवर्क. घर पे करके देखिएगा, एक होमवर्क में एक और मेथड से आप कर सकते हो. बच्चों इसको रोटेशन अबाउट सी के से ट्राई करिए. रोटेशन अबाउट सी, सी से रोटेट करके देखिएगा. कौन से दो वेक्टर करोगे, एक इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को. सी के अबाउट रोटेशन करके करेंगे तो ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, विच आई लीव फॉर द होमवर्क. अभी मैंने आपको ये दिखाया किस तरह से हम डबल दो अलग अलग रोटेशन लेकर आयोटा को एलिमिनेट करते हैं. एक और तरीका हमने सीखा था कि आप स्क्वायरिंग करके आयोटा को हटा सकते हो, और एक ये दूसरा तरीका है कि आप आयोटा के लिए दो अलग अलग रोटेशन ले लीजिए फिर एलिमिनेट कर दीजिए उसको. अगेन द की आइडिया वाज हम एग्जैक्ट रोटेशन ले रहे हैं क्योंकि हमें ये रेशियो ए बी अपॉन बी सी पता था. अगर रेशियो नहीं पता तो फिर आप ये मत लीजिए, फिर आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में. तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया तो टाइप 5 यस. इफ एनीवन हैज डाउट उसको डिस्कस कर लीजिए. ये जो रोटेशन वाला मैंने होमवर्क दे रहा हूँ वो ध्यान से करना घर पे, क्योंकि क्वेश्चंस है नहीं रोटेशन पे ज्यादा, इस पे ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता. तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चन है इनको आप अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे रोटेट करके अपने आप एक्सप्लोर करके देखें. और 5 समझ में आ गया तो 5 यस टाइप करो, कोई डाउट है तो पूछ लो. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल टाइप का है, एडवांस में ज्यादा आते हैं इस तरह क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं. बच्चों क्वेश्चन है ABC आर द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 Z3 रिस्पेक्टिवली. तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया है ABC, और उसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये है Z1, B है Z2 और C है Z3. ठीक है. एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC लाइज एट द ओरिजिन. तो बच्चों ये जो सर्कम सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज द सर्कम सेंटर ओरिजिन. अब अगर ये सर्कम सेंटर है
तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी सरकम रेडियस के बराबर। आपको गिवन है ना कि ये सरकम सेंटर है, तो ये तीनों लेंथ बराबर हो गई। इफ द ऑल्टीट्यूड्स of the triangle through the opposite vertices meet the circumcircle at D, E and F respectively। तो बच्चों हमने क्या करा, A से एक परपेंडिकुलर बनाया, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा जो कि सरकम सर्कल को D पे मीट करता है। फिर आपने B से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा जो सरकम सर्कल को मीट करता है E पर, और फिर आपने C से एक ऑल्टीट्यूड बनाया ट्राइंगल पर जो सरकम सर्कल को मीट करता है F पे। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली दिस H विल बी ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर हो गया आपका। क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स डी, ई एंड एफ। डी, ई और एफ के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2, Z3। तो बच्चों मैं इसमें से एक पार्ट कर देता हूं। सपोज हम डी के अबाउट डी की वैल्यू निकाल देते हैं। डी पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज उसको मान लेते हैं ZD। हम ZD की वैल्यू Z1, Z2, Z3 के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल चेजिंग है थोड़ी सी। देखिए ऑब्जर्व दिस, in the triangle in the triangle, बच्चों इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ A1 बोल देता हूं। आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज A1, है ना। तो लुक एट दिस ट्राइंगल A1B, ट्राइंगल A1B को ध्यान से देखिए। एंगल BAA1 विल बी इक्वल टू π/2 माइनस A, है ना। ये वाला जो बच्चों एंगल है आपका, देखिए ये एंगल है π/2 माइनस ए, π/2 माइनस बी के बराबर, सॉरी π/2 माइनस बी। ध्यान से देखिए क्यों, दिस एंगल इज π/2 माइनस बी। वाई? बिकॉज ये एंगल बी है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल π/2 माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये एंगल π/2 माइनस बी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? pi minus 2. हाँ, दिस एंगल विल बी π माइनस 2b। सो देयरफॉर एंगल BOD should be equal to pi minus 2b। क्यों होना चाहिए? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BD कॉर्ड जो है, ये वाली जो कॉर्ड आपको दिख रही है, BD कॉर्ड जो है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो सर्कमफ्रेंस से डबल होगा। तो सर्कमफ्रेंस पे इसने एंगल बनाया था π/2 माइनस बी, तो यहाँ पे एंगल बनेगा pi माइनस 2b। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम ओरिजिन के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं। कौन सी चीजों में? एक तो इस वाले ऑरेंज वाले में OB और OD, इसमें रोटेशन ले रहे हैं अबाउट ओरिजिन। ध्यान से देखिए, Z2 अपॉन OB e to the power iota pi minus 2b should be equal to ZD अपॉन OD। नाउ बिकॉज O इज द सर्कमसेंटर, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, कैंसिल कर दीजिए। आपके पास आ गया Z2 e to the power iota pi minus 2b is equal to ZD। Let's call this as first equation। ना, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब फिर ध्यान से देखो, अगर बच्चों ये एंगल B के बराबर है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? 2. ये एंगल होगा बेटा 2b, है ना। तो अब हम एक रोटेशन यूज कर रहे हैं ओरिजिन के अबाउट। वी आर यूजिंग रोटेशन अबाउट ओरिजिन, और अब हम यूज करेंगे, इनफैक्ट सॉरी ये एंगल तो नहीं, ये वाला नहीं बच्चों, सॉरी मैं गलत बना दिया। एक और लाइन बना देता हूं मैं इसमें, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी।
ये जो बच्चों एंगल है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, सॉरी, दिस एंगल, ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये होगा 2b, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC, AC कॉर्ड यहाँ पे 2b एंगल बनाइए ना। ये वाला एंगल तो ज्यादा था, ये 2b से ज्यादा था, जो हमने पहले गलती से 2b लगा दिया तो वो ज्यादा था। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लीजिए, लेट्स मार्क दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर से ध्यान रखिएगा ये दोनों लेंथ बगल में इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC। तो अब हम बच्चों रोटेशन का एक और फॉर्मूला लगाते हैं, ट्राइंगल AOC में, AOC में रोटेशन कर रहे हैं। ये वाला जो वेक्टर है उस Z3 अपॉन OC, इसको 2b से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर आपको मिलेगा Z1 अपॉन OA, एंड सिंस OC इज इक्वल टू OA, तो आप लिख सकते हैं Z3 e टू द पावर आयोटा 2b शुड बी इक्वल टू Z1, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं और आपको ऑब्वियसली आंसर जो है वो Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में चाहिए, विच मींस मुझे B एलिमिनेट करना है। इन दोनों इक्वेशन से बच्चों B एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आपके पास आएगा Z2 Z3 e टू द पावर आयोटा पाई माइनस 2b प्लस 2b, है ना, ये सेम बेस पे पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, इज इक्वल टू Z1 इंटू ZD। Therefore अब e टू द पावर आयोटा पाई कितना होता है, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यानी -1। and this gives you ZD is equal to minus times ये आपका आंसर है। तो मतलब ये जो A के सामने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था ZD, इसकी वैल्यू बच्चों आई थी माइनस टाइम्स Z2 Z3 अपॉन Z1। नाउ अगेन द होमवर्क इज, एक छोटा सा इसमें होमवर्क हम दे देते हैं आपको करने के लिए, कि आपको प्रूव करना है कि ZE की वैल्यू आएगी माइनस Z1 Z3 अपॉन Z2, और ZF की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स Z1 Z2 अपॉन Z3। ये बच्चों घर पे प्रूव करके देखिएगा, ट्राई टू प्रूव एट होम। और देख देख के मत करना, इसको अच्छे समझ लो, फिर अपने आप पूरा फिगर ड्रॉ करके खुद से ईमानदारी से ट्राई करिएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आ गया है तो टाइप 6 yes, 6 तक समझ में आ गया तो 6 yes टाइप कर दीजिए। फिर अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो 6 yes टाइप कर दो, एंड देन विल लुक एट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी डाउट है कहीं तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो चलो गाइज, लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट एरिया व्हिच इज सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू ही हम थ्योरी देखते जाएंगे। तो देखिए पहला बच्चों क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस सीरीज sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा अप टू sin n थीटा। और इसका आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जो भी सीरीज आपको साइन के टर्म्स में दी है उसको s मान लीजिए। अब बिल्कुल इसी तरह की एक सीरीज कॉस में लिख लीजिए, जैसी साइन वाली सीरीज है बिल्कुल वैसी एक सीरीज बनाओ, कॉस थीटा। उस सीरीज को बच्चों हम सी लिख देते हैं।
कॉस एन थीटा, है ना। जैसी साइन वाली सीरीज थी बिल्कुल वैसी ही हर एक सीरीज और बना लीजिए जिसमें कॉस के टर्म्स हो। अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस आयोटा एस। सी प्लस आयोटा एस कितना होगा? ध्यान से देखिए, होगा बच्चों पहली टर्म बनेगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान से देखिए, मैं पहली वाली सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, पहली टर्म आपके पास आएगी सिस थीटा प्लस सिस टू थीटा अप टू सिस एन थीटा। नाउ दिस डजंट लुक वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अब अगर आप इसको ऑयलर फॉर्म में लिखे तो मजेदार है। और आप देख सकते हैं ये एक जीपी बन गई। ये सीरीज एक जीपी है एन टर्म्स की। इस जीपी का बच्चों सम होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन, कॉमन रेशियो है ई टू द पावर आइटा थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स है एन के बराबर, अपॉन 1 माइनस आर। इस बच्चों ई टू द पावर आइटा थीटा को हम नीचे भेज रहे हैं। अब न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा -1। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो बच्चों ऊपर रियल पार्ट है इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। ठीक है। और -2 आयोटा साइन एन थीटा बाई 2 इंटू कॉस एन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस उनको बच्चों लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। ये सी प्लस आयोटा इसकी वैल्यू चल रही है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 2 साइन एन थीटा बाई 2 कॉमन। न्यूमरेटर से इसको कॉमन ले लीजिए। आपके पास बचेगा आपके पास बचेगा साइन एन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस एन थीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर से भी हम -2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। और हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि डिजायरेबल फॉर्म जो होती है वो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वाली फॉर्म बच्चों डिजायरेबल होती है, ये हमको चाहिए होती है। ये दोनों फॉर्म जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस टाइप की नहीं है, तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ये आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोटा वगैरह कॉमन लेके आप काम चला लेते हो। तो 2 साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन ये 2 से 2 भी बच्चों कैंसिल ही कर देते हैं, यहीं पे कैंसिल कर दो, है ना। तो ये माइनस साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इस पूरे में से ऊपर में से माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ। माइनस आयोटा, तो एक माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। आई एम टेकिंग आयोटा कॉमन, मतलब माइनस आयोटा कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आके प्लस आयोटा बन जाएगा। और आपके पास बचेगा इधर कॉस एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन एन थीटा बाई 2। ध्यान रखिएगा, हमने माइनस आयोटा कॉमन लिया था तो साइन एन थीटा बाई 2 के साथ माइनस साइन आना चाहिए, इसलिए यहाँ प्लस आयोटा लगाए हुए। अच्छा, डिनोमिनेटर में से भी हम क्या करते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये ध्यान से देखो,
आयोटा से आयोटा भी कैंसिल, और लगभग खत्म हो गया क्वेश्चन। बच्चों, ये न्यूमरेटर को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा n थीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर को लिख सकते हो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। ठीक है, ये माइनस आयोटा थीटा बाई 2 ऊपर भेजोगे तो ये बन के प्लस बन के आ जाएगा, और अब इसको वापस से ऑयलर फॉर्म में लिख रहे हैं साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू, अब इसको बच्चों पोलर फॉर्म में लिख लो, कॉस n थीटा प्लस थीटा बाई 2 ठीक है, और ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल। मुझे s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, ये c प्लस आयोटा s से, तो वी इक्वेट, क्योंकि मुझे s चाहिए तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट s के बराबर है, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट में आपका आएगा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा प्लस थीटा बाई 2, एंड दैट इज योर आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद जीपी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द अप्रोच इज, आपको जो सीरीज दी है उसमें जहां जहां पे साइन वाली जो सीरीज है बिल्कुल वैसी एक कॉस वाली बना लीजिए, सी प्लस आयोटा एस निकाल लीजिए, रियल इमेजिनरी पार्ट में से जो भी चाहिए उसको इक्वेट कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके विल गेट द आंसर। और देखिए, एक एक अगर बच्चों ये फर्स्ट समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, एक बार 1 टाइप कर दो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल इन द क्वेश्चन, इट्स ओनली सिंप्लीफिकेशन। 1 टाइप कर दीजिए अगर ये समझ में आ गया अच्छे से तो। चलिए और देखते हैं, लेट्स, बहुत सारे क्वेश्चन ही हैं इसमें, मतलब थोड़े से एक एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन है कि आपको सीरीज दी है साइन थीटा प्लस हाफ साइन 2 थीटा प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 3 थीटा प्लस 1/2 क्यूब साइन 4 थीटा अप टू इन्फिनिट टर्म्स, इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। आपको प्रूव करना है इस सीरीज का सम इसके बराबर आएगा, ठीक है। फिर से वही करेंगे, एस को मानते हैं ये वाली सीरीज साइन थीटा हाफ साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा अप टू इन्फिनिट टर्म्स, है ना। तो बच्चों इस सीरीज को एस मान लिया, और बिल्कुल एक साइन जैसी एक कॉस में सीरीज बना लीजिए, कॉस थीटा हाफ कॉस 2 थीटा हाफ कॉस 3 थीटा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो देयरफॉर सी प्लस आयोटा एस की वैल्यू आपके पास आएगी, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1/2 e टू द पावर आयोटा 2 थीटा 1/4 e टू द पावर आयोटा 3 थीटा 1/8 e to the power iota 4 theta and so on up to infinity. And again, this particular series is a GP. Infinite GP का सम होता है a upon 1 minus, now the common ratio is half e to the power iota theta. ये बच्चों से कॉमन रेशियो है ना, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, which is same as 2 e to the power iota theta upon 2 minus e to the power iota theta.
विच इज 2 अपॉन इस e टू द पावर आइटा थीटा को, या चलो एक काम करें, रैशनलाइज ही करते हैं सीधे। तो बच्चों न्यूमरेटर को हम ऐसा लिख रहे हैं, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है ना, हमने e टू द पावर आइटा थीटा की जगह cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख दिया और टर्म्स को रियल इमेजरी को अलग अलग कर दिया। अगला स्टेप ध्यान से देखना, अब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। So therefore the value of c plus iota s will be equal to, देखिए आपके पास ये 2 तो है ही अलग से, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इनटू, इससे बच्चों मल्टीप्लाई करना है हमको, है ना, दिस इज 2 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये बन जाता है 2 टाइम्स, बच्चों देखो रियल पार्ट ध्यान से देखना है ना, अब ध्यान से देखना रियल पार्ट कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा cos थीटा इंटू दिस पार्ट, cos थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, एक तो ये टर्म आएगी जिसमें आयोटा नहीं होगा, cos थीटा इंटू ये वाला ब्रैकेट, और एक आपको मिलेगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से रियल टर्म, रियल पार्ट जो होगा वो इन दोनों से, तो दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट बनेगा आयोटा टाइम्स साइन थीटा इंटू दिस, साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, है ना, और एक बच्चों बनेगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 5 माइनस 4 कॉस थीटा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी बच गई विच इज सेम एज, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं बस, दिस विल बिकम 4, देखिए मैं इस 2 को अंदर भेजा, ये बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 4 कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे बच्चों आप देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4 साइन थीटा, इस 2 को मत भूलना, ये 2 भी अंदर जाना है, अपॉन 5 माइनस 4 कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस आयोटा एस। आपको जो सीरीज दी थी वो कौन सी वाली थी, एस, तो दोनों तरफ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट will get s is equal to 4 sin theta upon 5 minus 4 cos theta, ठीक है, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। आपसे पूछा नहीं गया था लेकिन आप चाहें तो ये कॉस वाली सीरीज का भी सब निकाल सकते हो, ये जो कॉस वाली सीरीज है बच्चों इसका सम इसके बराबर है, ये जो सीरीज है ना ये वाली, ये जो वैल्यू है ये सी के बराबर है, पूछा इसकी वैल्यू था हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो टाइप 2 यस, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है इससे पहला किया था, समझ में आ रहा है तो टाइप 2 यस। मतलब बेसिकली जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल्स है ना, उन एंगल्स को आप जीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए, विल गेट द आंसर। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ जाए तो 2 यस टाइप कर दो। आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है हमको, है ना। अच्छा अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं घर के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 3 घर पे करिएगा ना, आपको प्रूव करना है। अब की बार कॉस वाली सीरीज दी है, कॉस वाली सीरीज दी है, तो आपको वो साइन वाली बनानी पड़ेगी मन से और फिर सॉल्व करना है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिए एक बार। अप्रोच वही है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस। क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन 3 थीटा अप टू कॉस थीटा की पावर n इंटू साइन n थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इंटू ब्रैकेट्स में 1 माइनस कॉस थीटा की पावर n इंटू कॉस n थीटा। यू टू प्रूव दिस। ठीक है, तो देखिए जो सीरीज हमको दी उसमें मल्टीपल एंगल्स कहां पर है? मल्टीपल एंगल बच्चों ये रहे, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ये मल्टीपल एंगल्स हैं। तो ये जो सीरीज हमको दी है, इस सीरीज को हम एस मानेंगे। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीपल एंगल्स यहां पर हो ना, उसके हिसाब से चलना है आपको। साइन 2 थीटा, कॉस क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा अप टू साइन एन थीटा। ठीक है, और सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जहां जहां मल्टीपल एंगल्स है ना उनकी जगह कॉस करना है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, है ना। ये सीरीज बन गई आपकी। अगेन विल गो फॉर सी प्लस आयोटा एस। और ये ध्यान से देखिएगा, जब आप बच्चों इनको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा एंड यू गेट कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। फिर अगली बार आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा, कॉस क्यूब थीटा ई टू द पावर आयोटा 3 थीटा अप टू कॉस एन थीटा ई टू द पावर आयोटा एन थीटा ना। यहां तक हमारा आ गया। अगेन दिस इज अ जीपी, एन टर्म्स की एक जीपी है, तो इस जीपी का सम कितना हो जाएगा? ए इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम एक काम करते हैं कि हम ये जो ई टू द पावर आयोटा थीटा है न्यूमरेटर वाला, इसको डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं, उससे थोड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाएगी। और ये जो न्यूमरेटर में ई टू द पावर आयोटा एन थीटा है, इसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। इस ई टू द पावर आयोटा थीटा को डिनोमिनेटर में भेज दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में बच्चों ये तो रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आपका आएगा प्लस आयोटा टाइम्स, अच्छा बीच में माइनस भी आएगा एक इधर से ना, माइनस आयोटा टाइम्स कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। तो न्यूमरेटर में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिख दिए है ना। अच्छा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब नीचे बच गया साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। और मैं आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी पहले भी कि -1 अपॉन आयोटा सेम एज आयोटा। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, छोटा सा है लेकिन काम का है। तो आप बच्चों देखो डिनोमिनेटर में एक -1 बाय आयोटा भी बचा है, साइन थीटा के साथ एक आयोटा भी है माइनस आयोटा। इस माइनस आयोटा को हम न्यूमरेटर में भेज रहे हैं यूजिंग दिस रिलेशन आयोटा टाइम्स कॉट थीटा इनटू
ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन लगभग। अब आपको इस आयोटा को अंदर भेज दो, रियल और इमेजिनरी पार्ट पलट जाएंगे, है ना। देखिए अंदर भेजने पे क्या होता है, वी गेट कॉट थीटा इनटू, इस आयोटा को हम अंदर भेज रहे हैं, रियल पार्ट बच्चों आएगा आपके पास कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा टाइम्स 1 माइनस कॉस एन थीटा इंटू कॉस ऑफ एन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस आयोटा एस। आपको जो सीरीज चाहिए थी वो एस वाली थी, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एस बिकम्स cot theta into 1 minus cos n theta times cos n theta, and that completes the proof. समझ में बच्चों आ गया है तो जल्दी से एक यस टाइप मार दो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। समझ में आ गया तो 4 यस लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, है ना। और मेन फंडा ध्यान रखना, मल्टीपल एंगल जहां पर हो ना वहां पे सी और एस मानना है। इस पावर से परेशान मत हो, ये तो जीपी में काम आ जाएगी। मल्टीपल एंगल्स वाली सिचुएशन में सी और एस उसके हिसाब से चूज करते हैं। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया है तो टाइप 4 यस, अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो। बस एक क्वेश्चन शायद और है, फिर वाइंड अप करेंगे। इसमें छोटा छोटा जो होमवर्क है वो जरूर कर लीजिएगा घर पे ना, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मटेरियल नहीं होता, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो जरूर घर पे करिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द, अच्छा एक बच्चों रिजल्ट आपको लिखवा देते हैं, ये वैसे तो पता है आप लोग को, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार काम आ जाता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है अगर ये याद आ जाए आपको तो। ये ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस सिस थीटा, 1 माइनस सिस थीटा का मॉडुलस जो होता है वो होता है 2 टाइम्स मॉड साइन थीटा बाई 2। और इसी तरह से कभी यदि 1 प्लस सिस थीटा का मॉड चाहिए हो तो ये वैल्यू होती है 2 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये दो रिलेशन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में, तो जस्ट लर्न देम एज फॉर्मूला। ठीक है, और इसका एक का मैं प्रूफ भी बता देता हूँ, दूसरे वाले का प्रूफ आप घर पे करिएगा। पहले वाले का प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मॉड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस पूरे में से आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 तो पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर आ गया, साइन थीटा बाई 2 बाहर निकालोगे तो मॉड लग कर आएगा, और आपके पास बच गया इनटू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। और अगर आप बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालोगे तो वैल्यू 1 आती है। इसका a प्लस आयोटा बी का मॉड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मॉड देखोगे तो 1 आ जाएगा, तो विल बी लेफ्ट ओनली विद 2 टाइम्स मॉड साइन थीटा बाई 2। ठीक है तक। तो चलिए अब ऐसे ही बच्चों सेकंड वाले का प्रूफ होमवर्क के लिए, इसका जो प्रूफ है सेकंड वाले का होमवर्क में आपको करना है, प्रूफ तो सेकंड रिलेशन, सेकंड वाला प्रूव कर लीजिएगा, ये घर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इसी टाइप का ये सिंपल है, एक लाइन 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, और ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज भी करा था, तो विल जस्ट प्रूव दिस फॉर्मूला, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव होता है। तो बच्चों आपको प्रूव करना है कि k इक्वल टू 1 से n-1 तक साइन k पाई अपॉन n का कंटिन्यूस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू n अपॉन 2 टू द पावर n-1। ठीक है, तो देखिए z टू द पावर n इक्वल टू 1 हैज रूट्स
या चलिए ये भी छोड़िए। आपको एक रिलेशन हमने लास्ट टाइम करवाया था nth रूट्स ऑफ यूनिटी में, वो लास्ट टू लास्ट क्लास में ना, वो देखिए आपने ये प्रूव करा था कि 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 where अल्फा k is e to the power iota 2k pi by n, है ना, ये nth रूट्स में हमने पढ़ा था। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में ये देखा था। तो अब दोनों तरफ मॉड ले लो, ये वैल्यू बच्चों n के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें से अगर आप कोई भी जनरल टर्म उठाते हैं तो जनरल टर्म विल बी ऑफ द फॉर्म 1 minus alpha k, which is 1 minus e to the power iota 2k pi by n, which is same as 1 minus cis 2k pi by n। और अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि 1 माइनस सिस थीटा का मॉड, अभी ये देखो ऊपर प्रूव किया था ना कि 1 माइनस सिस थीटा का मॉड होता है 2 टाइम्स मॉड साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन k पाई बाय n। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये समझ में आएगा, जनरल टर्म जो होगा इस सीरीज का वो ऐसा आएगा। सो देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं पूरा ही लिख देते हैं, देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 देखिए पहला टर्म बच्चों बनेगा 2 मॉड साइन, यहां पे k की वैल्यू 1 है, तो 2 साइन पाई बाय n इंटू, सेकेंड टर्म में आएगा 2 साइन 2 पाई बाय n, k की वैल्यू 2, थर्ड टर्म में k की वैल्यू 3, ऐसे करते करते टोटल आप ध्यान रखिएगा n माइनस 1 टर्म्स तक जाना है, k की वैल्यू n माइनस 1। ठीक है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n। बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर n माइनस 1। कीप इन माइंड देयर आर टोटल n माइनस 1 टर्म्स, और चूंकि बच्चों n की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, ऑब्वियसली 1 या 1 से बड़ी होगी, तो ये जितने भी टर्म्स हैं साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। ये सारे एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, नेचुरल नंबर अगर रखोगे तो ये सब सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय n, साइन 2 पाई बाय n अप टू साइन n माइनस 1 पाई बाय n, यहां तक हम पहुंच गए, एंड दिस वैल्यू इज n। देयरफॉर अब ये जो पूरा टर्म इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लो, साइन k पाई बाय n, k goes from 1 to n minus 1 should be equal to n upon 2 की पावर n minus 1, है ना बच्चों, 2 to the power n minus 1 को राइट साइड पे भेज दिया, एंड दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। इनफैक्ट इस पूरे डिस्कशन में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था दैट वाज अ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, इवन क्वेश्चन नंबर 5 इज अ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। यहां तक बच्चों अगर समझ में आ गया है तो टाइप 5 यस, तो फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। मतलब विद दिस वी आल्सो कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू अ लेवल कि आप जेई मेंस या जेई इवन जेई एडवांस में भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके जाओगे तो जेई एडवांस भी हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आज छोड़े हैं, जो प्रूफ्स दिए हैं, उनको जरूर कर लीजिएगा याद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया तो टाइप 5 यस, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक है, तो एंटायर 12 सिलेबस आने वाला है उसमें, तो पढ़ के आइएगा और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा पेपर में। तो चलो गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे, टेक केयर, कल मिलते हैं।